नमस्कार, अनादि टीवी की विशेष पेशकश मिड डे मुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से संकट चल रहा है। संकट इस प्रकार का है कि कई सारे विधायक और मंत्री नेतागण बेलगाम हो गए हैं या कहें कि उनका अपने नियंत्रण नहीं है। तो जिस प्रकार से इंदौर में घटनाक्रम हुआ, हमने देखा कि आकाश विजयवर्गीय हो या अन्य विधायक जो पहली बार चुने गए हैं, उन्हें ना तो संसदीय परंपराओं का ज्ञान है, ना ही ये पता है कि ब्यूरोक्रेसी से कैसे बात की जाए या कैसे निपटा जाए। साथ ही सदन के अंदर क्या किया जाए, इसको लेकर भी उनके साथ बड़ी दिक्कतें हैं। पहली बार के जो मध्य प्रदेश विधानसभा में फिलहाल 229 विधायक हैं, जिसमें से 115 नए हैं, माफ कीजिए 90 नए विधायक हैं, और जिनको 2 दिन के ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया जाएगा कि आखिर उनको चुनौतियों का सामना कैसे करना है। ये ट्रेनिंग उन्हें शुरू कर दी गई है और कल शाम को इसका समापन है। इस ट्रेनिंग में पहली बार जो विधायक जीते हैं उनको खास तौर से बुलाया गया है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो पहुंचे नहीं। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के पास नए नवेले विधायकों की फौज है, जो दोनों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। हाल के कुछ दिनों का घटनाक्रम हो कि जो पहली बार के जो विधायक चुने गए हैं, उन्हें ना तो संसदीय परंपराओं का ज्ञान है और ना ही ये पता है कि ब्यूरोक्रेसी से बात कैसे की जाए। तो कुल मिलाकर इस 2 दिवसीय प्रबोधन में शुरुआत में ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी बात रखी, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और तमाम सारे मंत्री इसमें मौजूद रहे और कई विधायकों को इस तरह के गुर सिखाए। इस मामले में बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने भी है और कांग्रेस के सामने भी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हैं, उनसे अपेक्षा ज्यादा है। बीजेपी अनुशासित पार्टी बनी जाती है, इसलिए चिंता का सबब उनके लिए भी है। अब 2 दिन का शिविर कितना कारगर होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या कुछ कहा इस उद्बोधन सत्र में। हम अपने आप को क्या है, ये 5 साल का हमारे कार्यकाल में हमने क्या किया, अपने क्षेत्र के लिए। तो हमने सुना कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा कि हमको ये बताना पड़ेगा कि इस 5 साल में हमारी क्या उपलब्धियां क्षेत्र की या सदन के अंदर। इसके साथ ही उन्होंने एक चीज और कही नए विधायकों के लिए कि जितना बोलना जरूरी है उससे ज्यादा अहम है चुप रहना। तो यानी उन्होंने संकेतों में बता दिया कि जरूरी नहीं है कि हर बार बोला जाए या विवादित बयान देकर पार्टी को, खुद को या संविधान की जो मर्यादा है, जो विधानसभा की जो मर्यादा है, उसको खतरे में डाला जाए। इस मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। खिलावन जी, स्वागत है आपका। खिलावन जी, हमने कमलनाथ को भी सुना और जिस प्रकार का भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो आकाश विजयवर्गीय वाले मामला हो, उसके पहले रामबाई हैं जो बसपा विधायक है, उनके हमने तेवर देखे थे। पिछले दिनों जो लीना जैन है विधायक, उनके हमने तेवर देखे थे। तो जो ये पहली बार के जो विधायक हैं, जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि चाय से ज्यादा केतली गर्म वाली कहावत है, तो इनके लिए जो प्रबोधन का जो कार्यक्रम है 2 दिन का, वो कितना कारगर साबित हो सकता है, खासतौर से इनके लिए भी, पार्टियों के लिए, प्रदेश के लिए और उस जनता के लिए जिसने इनको चुनकर विधानसभा में भेजा है। देखिए मनोज जी, सबसे पहले प्रथम बात यह है कि आपने जिन 3 विधायकों के नाम गिनाए, निश्चित रूप से पहली बार चुने हुए विधायक हैं और उन्हें अपने आचरण
में सुधार करना चाहिए। जिस तरह के वाकयात सामने आए हैं वो निश्चित रूप से संसदीय परंपरा के, प्रणाली के या जनप्रतिनिधि के हित में नहीं है। रही बात प्रबोधन कार्यक्रम की, जिसको हम प्रशिक्षण, नए विधायकों का प्रशिक्षण भी कह सकते हैं या नए जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण भी कह सकते हैं, ये संसदीय प्रणाली में, संसदीय परंपरा में कोई नई चीज नहीं है। चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो, जब जैसे ही गठन होता है नई लोकसभा का या नई राज्यसभा का या नई विधानसभा का, तो प्रबोधन का कार्यक्रम हर बार आयोजित होता है। और इसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य यही होता है कि संसदीय प्रणाली, संसदीय कार्य पद्धति से नए विधायकों को परिचित कराया जा सके। उन्हें किस तरह से जनहित के मुद्दे उठाने हैं, प्रश्नावली किस तरह से लगाने हैं, कि कौन से प्रश्न तारांकित होंगे, कौन से अतारांकित होंगे, शून्यकाल में उसे क्या करना चाहिए, ये सब बातें वहाँ सिखाई पढ़ाई जाती है। और कोई अलग से उसका कोई किताब तो होता नहीं, इसलिए जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जिनके पास संसदीय कार्य का बहुत ज़्यादा अनुभव है, ऐसे लोगों को बुला के ये प्रबोधन का कार्यक्रम कराया जाता है। हर बार होता है ये। और आज जो शुरुआत हुई इस प्रबोधन कार्यक्रम की, कल शाम तक चलेगी है। और इसमें महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मध्य प्रदेश और के साथ साथ छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राजस्थान के जो विधानसभा अध्यक्षों को, ये लोग सब चाहे जबरदस्त महंत हो, सांसद भी रहे, कई बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, मंत्री रहे। सीपी जोशी भी बहुत बड़े संसदीय प्रणाली के ज्ञाता हैं और लगातार उनका जनप्रतिनिधित्व रहा है, चाहे राज्यसभा में भी गए, विधानसभा में भी गए और लोकसभा में गए सीपी जोशी। तो ऐसे अनुभवी लोगों का अनुभव का लाभ उठाना पड़ता है। वो बताते हैं कि किस तरह से हमें आचरण करना चाहिए, किस तरह से हमें 5 साल हमको जनप्रतिनिधि के लिए क्षेत्र के लोगों ने चुना है, तो उनके जनाकांक्षाओं में हम किस तरह से खड़े उतरे, ये सब बातें वहाँ बताई और सिखाई जाती है। मैंने देखा है कि जब भी प्रबोधन कार्यक्रम होता है तो ऐसा नहीं कि नए विधायक ही, नए विधायक ही या पहली बार जो चुन के आए हैं वो इस प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होते, बल्कि कई पुराने चेहरे भी उसमें शामिल होते हैं, जैसे जीवन भर जिनको कुछ न कुछ सीखने की ललक होती है, ऐसे लोग तो आएंगे ही आएंगे। जैसे आप और हम लगातार कुछ न कुछ नई चीजें सीखते रहते हैं समाज से। एक चीज है ना कि मतलब नए नवे तो ठीक है, कई सारे हम देखते हैं जो पुराने विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके भी जवान पे कंट्रोल होता नहीं, उनके भी आचरण में संदेह किया जाता है। तो इस तरह का प्रबोधन तो मुझे लगता है कि पूरे 230 या कहें सारे सांसदों के लिए चलता रहना चाहिए। एक चीज और है कि संसदीय परंपराओं की एक बात होती है कि वहाँ उनको सिखाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि क्या वो सीखना चाहते हैं। आज भी हमने देखा कि पूरे 90 विधायक जो नए नवेले हैं वो सारे के सारे पहुंचे नहीं है, जबकि परसों से सत्र शुरू है। महत्वपूर्ण सत्र इसलिए भी है क्योंकि इसमें बजट भी पेश किया जाएगा। तो ऐसे में जो लापरवाही है, क्योंकि जिस लापरवाही को दूर करने के लिए सत्र को बुलाया जा रहा है, उसके प्रति जो लापरवाही है वो मुझे लगता है वो ज्यादा गंभीर है। हाँ, निश्चित रूप से गंभीर है। और मुझे लगता है कि नए विधायकों को जो पहली बार चुने गए हैं, इस तरह के प्रबोधन कार्यक्रम में उन्हें शामिल रहना चाहिए, नई बातें उन्हें सीखना चाहिए। मैं आऊंगा खिलाएंगे आपका। हमारे साथ फोन लाइन पे वरिष्ठ पत्रकार शिवराम पटेरिया जी जुड़ चुके हैं। पटेरिया जी, स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जिस प्रकार का प्रबोधन कार्यक्रम विधायकों के लिए किया गया और जो पिछले दिनों हमने घटनाक्रम देखा, चाहे आकाश विजयवर्गीय हो, लीना जैन हो, रामबाई और भी तमाम सारे मंत्री नेता हैं जो समय समय पर ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे न केवल उनकी बल्कि पार्टी की, और लगता है कई बार की संसदीय परंपराएं भी ताक पर रख दी जाती है। तो इस तरह के प्रबोधन कार्यक्रम आपको लगता है कि 5 साल में केवल जो शुरुआती 2 दिन में इतना कारगर साबित है कि 5 साल के लिए पर्याप्त होगा, और जो पुराने सदस्य हैं उनके लिए भी समय समय इस प्रकार के प्रबोधन की आवश्यकता आपको लगता है कि होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्रबोधन कार्यक्रम में कई बार औपचारिक बन के रह जाते हैं। आप तकनीकी जानकारी दे सकते हैं, आप सवाल किस तरह से लगाएं उसकी जानकारी दे सकते हैं, विधानसभा के नियमों, परंपराओं, कानूनों की आप जानकारी दे सकते हैं, लेकिन स्वभाव जो है या आचरण है वो आपका मूल पिंड है, वो आपका कुल मिलाकर राजनीतिक पिंड है। किस किस्म के राजनीतिक संस्कृति को आप आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे लगता है इस किस्म के कार्यक्रम आपको सहयोगी हो सकते हैं।
सहायक हो सकते हैं, लेकिन आपके मूल स्वभाव को परिवर्तन करने में सहायक होंगे, इसमें थोड़ा मेरा शक है। और मुझे लगता है इस सब के बावजूद भी कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। लोग आएंगे, सवाल होंगे, जवाब होंगे, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार की लापरवाही हमने देखा कि सारे विधायक अभी पहुंचे नहीं, और कई सारे ऐसे जो लोग जो प्रबोधन कार्यक्रम दे रहे हैं शुरुआत में, वो खुद भी गाहे बेगाहे ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे कई बार संकट का सामना उनकी पार्टियों को भी करना पड़ता है। तो वो जब जो खुद सिखाने वाले हैं वो जब तक कोई नजीर पेश नहीं करेंगे, तब तक आपको लगता है कि जो सीखने वाला वो उतनी गंभीरता दिखाएगा? मनोज जी, थोड़ी देर पहले मैंने ये बात कही है कि वास्तव में आपका मूल पुंज होता है, आपका राजनीतिक स्वभाव होता है, आपका व्यक्तिगत स्वभाव होता है। दरअसल समाज में जिस तरह से मान्यताओं की, शिष्टाचार की, परंपराओं की बलि चढ़ाई जा रही है, इनको द्रोहित किया जा रहा है, तो उससे राजनेता, विधायक, सांसद भी अछूते नहीं हैं। इसलिए कुल मिला के हंगामे और शोर शराबे की भेंट ये सारी चीजें चढ़ जाया करती हैं। लेकिन तब भी उम्मीद किया जाना चाहिए, उम्मीद से आसमान टंगा हुआ है, उम्मीद से पूरा जहां है। और मुझे लगता है कि अगर संवाद होगा, संपर्क होगा, कुछ अच्छे लोग भी तो बोलने आएंगे। ज्यादातर राजनेता वही हैं जो हमारे आसपास हैं, और वो कैसे काम करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये कहते हैं ना कि पानी को पानी गहे, गहे कीच को कीच। पानी को पानी यानी निर्मलता को निर्मलता प्राप्त करती है, और जहाँ गड़बड़ी होती है वहाँ गड़बड़ी चली जाती है। तो अच्छे लोग भी कुछ होंगे, और अच्छे लोग होंगे, हमें उनसे उम्मीद करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से अच्छे लोगों से उम्मीद करना चाहिए, और आपने जैसा कहा उम्मीदों से आसमान टिका है। बहरहाल हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पटेरिया जी। तो खिलावन जी, आपने सुना कि उम्मीद से आसमान टिका, और निश्चित रूप से प्रबोधन सबसे बड़ा तो एक मूल चीज है कि जो आपका स्वभाव है कि आपको कोई सिखा सकता है, लेकिन जो आपका जो नेचर है, व्यक्तित्व है, उसमें परिवर्तन आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये जो प्रबोधन कार्यक्रम है, इसके बाद हम उम्मीद करें कि जो परसों से जो सत्र शुरू होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि काफी हंगामा खेज सत्र होने वाला है, ये चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे वो बिजली का संकट हो, या तमाम सारी चीजें, तो उस दिन इस प्रबोधन का असर हमको क्या मान के चलें कि देखने को मिलेगा, या केवल ये प्रबोधन कार्यक्रम कल शाम का जिस सभागार में हो रहा वहीं पर सिमट कर रह जाएगा, और जब बाहर जो माननी निकलेंगे उनका चेहरे मोहरे या उनकी बॉडी लैंग्वेज जो कल तक रहेगी या जो परसों से रहेगी, वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहेगा? देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से पटेरिया जी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं कि किसी के आचरण को इस तरह के 2 दिन के प्रबोधन कार्यक्रम से नहीं बदला जा सकता। आचरण बदलने के लिए तो उसे खुद को तैयार होना चाहिए, खुद ही जो समाज में जो अस्वीकार्य चीज़ें हैं उनको त्यागना चाहिए। तो ये प्रबोधन कार्यक्रम में इस तरह की बात में सुधार नहीं आता। हाँ, लेकिन संसदीय प्रणाली का ज्ञान बढ़ता है, साथ ही किस तरह से जनहित के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, किस तरह से सदन के अंदर आचरण करना चाहिए, जो विधानसभा सचिवालय की नियमावली है उस पर भी बात चर्चा होती है, उसके बारे में भी कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं नए विधायक। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को लेकर के वो जब सदन में जाएंगे, जब कुछ न कुछ सीख करके, कुछ न कुछ ग्रहण करके सदन में जाएंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनमें कुछ तो परिवर्तन आएगा। आज जनहित के मुद्दे क्या होने चाहिए, उनके क्षेत्र के जनहित के मुद्दे क्या है, उसको किस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए, इन सब पर वो वक्र दृष्टि डालेंगे, नज़र उनकी बहुत गंभीरता से पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जन समस्याएं जो उनके क्षेत्रों के हैं, जनप्रतिनिधियों के, विधायकों के क्षेत्र के हैं, उनको सदन के पटल पे ला के कम से कम चर्चा करवाई जा सकती है, उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, उस पर ब्यूरोक्रेट्स के ध्यान आकर्षित किए जा सकते हैं। तो इससे कई समस्याएं हल हो जाती हैं, हमने देखा है, पाया है। जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि सदन में हो हंगामा, हो हल्ला, देखिए सबसे पहले तो जो मुद्दे उठा दे, जो मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जिस मुद्दे पर, उस मुद्दे में धनात्मक पहलू क्या है, ऋणात्मक पहलू क्या है, इसको मूल्यांकन सिर्फ खुद उन विधायकों को करना चाहिए जो पहली बार जाते हैं, पहुंचते हैं। और उसके बाद उस पर कई विधायक ऐसे होते हैं जो चर्चा में बहुत बेहतर ढंग से शामिल होते हैं, पहले बार के विधायक भी, और उनका जो है कई विषयों पे विषय को उठाने का तौर तरीका भी बहुत शानदार होता है। वो अध्ययन करके आते हैं और बहुत बेहतर तरीके से मुद्दे को रखते हैं विधानसभा में, हमने देखा। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, जो अभी सांसद का चुनाव लड़े थे पटेल, जो विदिशा से सांसद का कांग्रेस का चुनाव लड़े थे, पिछली बार शैलेंद्र पटेल पहली बार चुन के आए थे विधानसभा में, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण हमने पाया कि बेहतर ढंग से वो मुद्दों को रखते थे विधानसभा में, और उनका कार्यप्रणाली भी बहुत शालीन होता था। मुझे लगता है कि
ऐसे ही लोगों से सीख लेना चाहिए नए विधायकों को, और अपने संसदीय जो कार्य क्षमता को निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए। पहले जो बीजेपी ने अपनी एक इंटरनल व्यवस्था कर रखी थी पार्टी लेवल पे कि जो भी सबसे सीनियर जो विधायक होते थे 2 बार 3 बार 4 बार के, उनके साथ जो नए विधायक होते थे पहली बार दूसरे बार के, उनको 2 से 3 विधायकों को उनके साथ अटैच कर दिया जाता था, जिनकी जिम्मेदारी ये होती थी कि वो सदन के अंदर भी उनकी निगरानी रखते थे, उन पे सतत प्रक्रिया जो सुधार होता था वो बताते रहते थे, सदन के बाहर भी उनसे बातचीत करते थे, उनको समझाते थे, उनको बताते थे कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। इसके अलावा पार्टी लेवल पर भी समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम होते रहते थे। कांग्रेस में ये परंपरा हमने देखी नहीं, और बीजेपी जिसने परंपरा की शुरुआत की थी उसने भी इस परंपरा को त्याग कर दिया। लगभग हम देखें पिछले 5 से 6 साल हो गए जब से। तो इसका असर भी आपको लगता है कि सदन में देखने को मिल रहा है? क्योंकि जब एक सीनियर आदमी जो 3 बार 4 बार का सदन में आपको रहता है, और पूरे समय जब सदन चलता है, वो चाहे 2 दिन चले चाहे 2 सप्ताह चले, उस पूरे दौरान वो आपके कामकाज की निगरानी करता है, वो आपको बताता है कि आपने कहाँ गलती की, इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, ध्यानाकर्षण कैसे लगाना चाहिए, शून्यकाल में कौन से मुद्दे उठाना जाना चाहिए, या वो कौन से प्रश्न होना चाहिए या उससे जुड़े पूरक प्रश्न होना चाहिए, जिससे आप संबंधित जिसके बारे में आप सवाल कर रहे हैं उसको घेर सकें, या जो आप चाहते हैं वैसा जवाब या आश्वासन मंत्री की ओर से मिल सके। लेकिन अभी हमने देखा है कि वो ये परंपरा शिवराज सिंह के समय की कि जितनी घोषणा सदन के अंदर हुई, चाहे वो स्कूल कॉलेज खोलना हो, सड़क हो, अधिकारियों पर कार्रवाई हो, या तमाम सारी एक्शन, लेकिन वो फाइलों के बोझ में दबकर रह जाती हैं, बाद में उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। और जो माननीय सदस्य इन मुद्दों को उठाते हैं वो भी बाद में रुचि नहीं लेते। उनकी रुचि केवल इतनी कि आज उन्होंने विधानसभा में पूछा, जवाब मिला, आश्वासन मिला और काम खत्म, उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो जब तक ये फॉलो करने की परंपरा शुरू नहीं होगी, तो जिन अधिकारियों के खिलाफ वो बातचीत करते हैं, प्रश्न लगाते हैं, या जिनसे जनता को दिक्कत है, उन पे जब तक कोई एक्शन नहीं होता तब तक वो ना अधिकारी उनकी सुनते हैं ना जनता उन पर भरोसा करती है। निश्चित रूप से मनोज जी, आपने शुरुआत में कही कि 2 प्रमुख दल है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस और भाजपा, लेकिन कांग्रेस में मैंने परंपरा नहीं देखी कि नए विधायकों को कोई प्रबोधन दिया जाए या कोई सीख दी जाए, या कोई इस तरह का सीनियर व्यक्ति के साथ अटैच करके कुछ उनको संसदीय प्रणाली के बारे में उनके ज्ञान में वृद्धि की जाए, ऐसा कांग्रेस में नहीं देखा हूँ। लेकिन भाजपा में होता रहा है, और पिछले दिनों भाजपा में भी हुआ है। और नए विधानसभा के गठन के बाद डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार ने नए विधायकों को संबोधन दिया था और संसदीय प्रणाली के बारे में बताया था। गौरीशंकर सेजवार बहुत 8 बार लगातार विधायक रहे, बहुत सीनियर विधायक थे पहले। इस बार तो वो भारतीय सरकार में भी मंत्री रहे, बाद में शिवराज सिंह सरकार में मंत्री भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, और लगातार उनका अच्छा कार्यकाल रहा, जिसमें वो निश्चित रूप से एक अच्छे विधायक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बनी। तो उनके द्वारा जिस तरह से विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया, तो मुझे लगता है कि अभी भी परंपरा कायम है। और जहाँ तक सीनियर विधायकों के साथ या सीनियर नेताओं के साथ विधायकों का अटैच करने की परंपरा, ये कोई लिखित रूप से नहीं होती, सामंजस्य बैठा करके इस तरह का कहा जाता है कि आप जो है लगातार इन फलाने के संपर्क में रहेंगे ताकि अपने कार्य को इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप पहली बार अगर विधायक बन गए इसके बाद आपको दोबारा बनना नहीं है। जी, दूसरी बात आपने महत्वपूर्ण कही कि निश्चित रूप से जब एक बार कोई विधायक बनता है तो वो सोचता है कि बार बार विधायक बने, और बनते भी हैं कई लोग। हमने देखा है, हमारे पास कई उदाहरण है, बाबूलाल गौर जैसे, बाबूलाल गौर है, जमुना देवी है, डॉक्टर गोविंद सिंह है, हाँ, ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास जो लगातार बनते रहे हैं। गोपाल भार्गव हमारे सामने उदाहरण है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने एक बात कही कि जो घोषणाएं होती हैं, जो आश्वासन दिया जाता है सदन में, उसको पूरा नहीं किया जाता। तो सदन में ऑलरेडी एक आश्वासन समिति बनी हुई है विधानसभा में, और आश्वासन समिति इस तरह के मामले को देखती है कि जो विधानसभा में आश्वासन दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि यदि विधानसभा अध्यक्ष और उस समिति के सदस्य या विधानसभा के सचिवालय के प्रमुख सचिव इन सब बातों पर गौर करते रहें, तो मुझे लगता है कि विधानसभा के पटल पर दिया गया आश्वासन को पूरा कराया जा सकता है। लेकिन हमने देखा कि विधायिका कार्यपालिका के दोनों के बीच में जो है काफ़ी गैप होते जा रहे हैं। मैंने कल परसों इंटरव्यू किया था पीएस विधानसभा का, तो मैंने एक सवाल उठाया कि आखिर कई सवाल ऐसे, प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके जवाब में यह कहा जाता है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है,
और वो बार बार कोई विधानसभा के सदस्य, माननीय सदस्य बार बार क्वेश्चन उठाते हैं तो हर बार लगभग यही जवाब आता है। तो 5 साल तक का क्या जानकारी एकत्रित ही की जा सकती है, जबकि सूचना का अधिकार लागू है। सूचना के अधिकार में आपको जानकारी नहीं मिले तो आप अपील कर सकते हो, लेकिन विधानसभा में आप वो भी नहीं कर पाते हैं। विधानसभा में एक समिति है इस तरह की, जो इस तरह के जो सवाल आते हैं, सवालों के जवाब जिस तरह से आते हैं कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों को रखने के लिए एक समिति है विधानसभा में, और उस समिति में आश्वासन समिति कहते हैं जिसे। मैं आऊंगा, आपको रोकूंगा थोड़ी। खिलावन जी हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। वैभव, जिस प्रकार का प्रशिक्षण प्रबोधन कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो क्या नजारा देखने को मिला है? क्या वाकई विधायक उत्साहित दिखे इस पहली बार के जो प्रबोधन के लिए, या केवल जो एक फॉर्मेलिटी हम कई सारे ट्रेनिंग सेशन में हम देख चुके हैं कि वैसी नजर आई? बिल्कुल मनोज जी, का फॉर्मेलिटी ही नजर आई। प्रबोधन जो होता है कार्यक्रम, उसमें बहुत ज्यादा जो उत्सुक होते हैं और जो विधायकों को होना चाहिए, बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, वैसी कुछ चीजें देखने को नहीं मिली। जैसे फॉर्मेलिटी कर रहा है उसी तरह का कुछ नजारा नजर आया। हालांकि सीएम कमलनाथ ने बहुत सारी बातें की। इन्होंने कहा कि अब जरूरत है मध्य प्रदेश का नक्शा बदलने की, क्योंकि अब आप आए हैं, प्रदेश की जनता ने, आपके क्षेत्र की जनता ने आपको यहाँ पर भेजा है, तो आपको यहाँ से ज्ञान लेके जाना है, उस ज्ञान को अपने क्षेत्र की जनता तक पहुंचाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बोलना तो हर किसी को आता है, बोलना बहुत जरूरी भी होता है, लेकिन कई बार आपको चुप रहने की भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको सीखने के लिए कई बार चुप रहना पड़ता है। कई बार अगर आपके विपक्ष के विधायक अच्छी बातें कह रहे हैं तो आपको उनको सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के लोग भी ज्ञानवान होते हैं, वो भी लंबे समय से विधायक हैं। अपने कांग्रेस के विधायकों से उन्होंने कहा कि अब वक्त की जरूरतें बदल गई हैं, आपको अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को किस तरह से समझाना है, उस तरह से आपको राजनीति करनी पड़ेगी। विधानसभा में जो सवाल आप पूछे, केवल हंगामा मचाने के लिए, केवल शोर शराबा करने के लिए सवाल ना पूछे, आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, जानकारी पूरी रखें, और जानकारी रखने के बाद सवाल भी लगाएं और सवाल के जवाब भी मांगे, और जवाब से अगर संतुष्ट ना हो तो धीर गंभीर होकर अपनी बात को रखें। लेकिन उसके लिए आपको खुद समझना पड़ेगा, विधानसभा के आचरण को समझना पड़ेगा, नियमावली को समझना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खिलावन जी, जैसे हमने कहा कि जो एक महत्वपूर्ण बात जो मुख्यमंत्री ने कही कि कई बार आपको बोलने से ज़्यादा चुप रहने की ट्रेनिंग जरूरी है, और जिस प्रकार के विवादित बयान हम देखते हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे भोपाल की जो सांसद हो साध्वी प्रज्ञा, जिन्होंने गोडसे और गांधी जी को लेकर जो बयान दिए थे, और देश में कई सारे नेताओं को हम देखते हैं, तो जो चुप रहने की कला है, तो आपको लगता है कि ये भी एक बड़ी कारगर कला है और इसको ज़्यादा सीखने की जरूरत है बजाय बोलने के? देखिए, कमलनाथ जी बहुत अनुभवी राजनेता हैं, कई बार 8 बार के लगातार सांसद रहे हैं, और इस बार विधानसभा में विधायक। बिल्कुल 40 साल का संसदीय उनका जीवन है, बहुत लंबा संसदीय अनुभव है उनका। और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ने जो बात कही कि कई बार चुप रहना भी और चुप रह के सीखना भी बहुत कारगर होता है। मुझे लगता है कि जीवन के हर प्रसंग में इस तरह का हमें और आपको भी और पूरे समाज के लोगों को बिल्कुल सभी के लिए एक संदेश है, सभी के लिए संदेश होना चाहिए, सिर्फ नए नवेले विधायकों के लिए नहीं। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ने बहुत बेहतर बात कही है, और मुझे लगता है वैभव जी भी कह रहे थे बहुत सारी बातें, तो मुझे लगता है कि वाकई में जो सीखने की कला होती है, वो कला लगातार यदि वृद्धि करते रहें हम, तो बहुत कुछ जीवन में सीखते हैं और बहुत नई नई चीज़ें अपने जीवन में उतारते हैं। जहाँ तक सवाल है कि नए विधायक जो आए हैं वो संसदीय प्रणाली में अपने सदन में किस तरह का अपना प्रदर्शन रखेंगे, ये उसके अध्ययन पर निर्भर करता है। यदि वो अध्ययनशील होंगे, यदि वो मुद्दों को की गहराई तक जाएंगे, उसमें आंकड़े एकत्रित करेंगे, उस विषय में ज़्यादा अध्ययन करेंगे, तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से वो अपनी बात को विधानसभा के पटल पे रख सकते हैं। और ऐसे रखने वाले विधायकों का स्वागत भी होता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है कि नए विधायक भी अपनी इस तरह की बात कही। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, ये है मनोज जी कि जनहित के मुद्दे क्या होने चाहिए, जनहित के मुद्दे को किस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण होता है संसदीय प्रणाली में। बिल्कुल। आप यदि 139 या 154 के तहत जनहित के मुद्दे पर चर्चा कराना चाहते हैं या ध्यानाकर्षण लाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पहले उस विषय के बारे में काफ़ी अध्ययन पहले से ही कर लेना चाहिए। हो सके तो प्रशासन से आंकड़े एकत्रित करके उस मुद्दे को रखना चाहिए आपको, ताकि विधानसभा सचिवालय को या विधानसभा अध्यक्ष को उस मुद्दे को चर्चा के लिए स्वीकार करने में कोई दिक्कत न हो, और पहली ही दृष्टि से उस मुद्दे को चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया जाए। तो मुझे लगता है कि
एक तो विधानसभा का समय भी बचेगा और बहुत बेहतर मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं, जो समाज में को एक नई दिशा दे सकते हैं या समाज में जो कठिनाइयां हैं उसको दूर कर सकते हैं, ऐसे मुद्दे यदि विधानसभा के पटल पे आएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सार्थक चर्चाएं होंगी वहाँ। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत सार्थक चर्चा होगी, क्योंकि लेकिन सवाल वही है कि क्या वो सार्थक मुद्दे सदन में गूंजेंगे। बहरहाल इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खिलावन जी। तो निश्चित रूप से नए विधायकों के प्रति बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर और एक बड़ी चुनौती भी है कि जिस उम्मीद से उनकी पार्टी ने या उनकी क्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर इस सदन में भेजा है, वो उनकी बात रखें, उनकी समस्याओं पर निराकरण कराएं और साथ ही संसदीय परंपराओं का पालन करें, ताकि वो भी ये कह सकें कि ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, बल्कि ये ना कहना पड़े कि क्या ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी चुनौती इन जनप्रतिनिधियों की है। मिड डे मुद्दा में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।